सही कर दीजिए, ये सही कर दीजिए। यहाँ तक हुआ उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो उसके लाभ ये विशेष श्रेणी राज्यों के लाभ, तो लाभ का लाभ करके लिख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी टॉपिक में लिख रहे हो ना, तो लाभ डाल दीजिए उसके। अब लाभ से जो है इसके 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिए कि इनके लाभ की क्या क्या विशेषता है, चाहे आप जो है फ्लो चार्ट के रूप में लिख लीजिए, चाहे नंबरिंग करके लिख लीजिए, है ना। लिखिए लाभ, लाभ में लिखिए निजी निवेश के अवसर बढ़ते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि एवं विकास होता है, जिससे रोजगार में वृद्धि एवं विकास होता है। दूसरा लिखिए इसी लाभ में, दूसरा लिखिए केंद्रीय सहयोग के तौर पर प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान एवं 10% ऋण, मतलब 100 रुपए में 90 रुपए आपको अनुदान दिया गया है और मात्र 10 रुपया ही आपको ऋण दिया गया है। 90% अनुदान, 10% ऋण। अब लिखिए अगला, अगले में लिखिए अव्याप्ति राशि, मतलब जो राशि व्यय न की गई, या व्यय न की गई राशि लैप्स ना होकर, मतलब समाप्त नहीं होती, लैप्स ना होकर जुड़ती रहती है, लैप्स ना होकर अगले वर्ष के लिए अग्रेसित मतलब बढ़ा दी गई है ना, अग्रेसित मतलब बढ़ाना आगे है। आप व्यय राशि लैप्स ना होकर अगले वर्ष के लिए अग्रेसित कर दी जाती है। अगला इसे में लिखिए विशेष पैकेज सुविधा एवं टैक्स में राहत। अब ये आपके विशेष राज्य से संबंधित कुछ लाभ है ना, तो ये लाभ का आपका एक 4 पॉइंट है, आप लाभ लिख करके 4 तरफ की बना करके लिख देंगे, है ना, या लाभ का जो है ऊपर नीचे करके दिखा दीजिएगा। बस में आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपने बीच में लाभ लिखा, यहाँ एक, यहाँ इस कोने पे, यहाँ इस कोने पे, यहाँ इस कोने पे, 4 तीन हो गए। बस में आ रही है, बस आपका जो है वो लाभ का पॉइंट क्या होगा, हाईलाइट होगा। अब नीचे लिखिए, इसको केवल हाईलाइट के लिए लिखाएंगे कि जिससे क्या होगा कि आपके प्रश्न का जो महत्व होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, आपके आंसर लिखने का जो स्तर होगा थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, इसलिए इसको लिखाएं। लेकिन हालांकि नीचे से, हालांकि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान में, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
एवं इस संबंध में कुछ चिंताएं भी परिलक्षित होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं। कुछ चिंताएं भी परिलक्षित होती हैं। कुछ समस्याएं चिंताएं परिलक्षित होती हैं या दिखाई देती हैं। और यथा करके या जैसे करके लिख दीजिए यथा। अब वो समस्याएं कौन कौन सी ये भी तो जानना है, चिंताएं कौन कौन सी हैं। यथा डैश दे करके एक तो ऐसे लाइन चेंज करके लिखिएगा, नंबरिंग मत करिएगा। या केंद्रीय वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण बनता है। केंद्रीय वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण बनता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब अनुदान में 90 रुपया अगर सरकार केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को अनुदान देगी तो उससे कुछ तो मिलना है नहीं कि मिलना है, तो इससे केंद्र भी वित्त पर अधिकार बढ़ेगा ना, तो वो पैसा कहीं और भी लगाया जा सकता था। लेकिन वो राज्य पिछड़े हैं तो उनको विकास की धारा में कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए देना भी क्या है एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने विशेष राज्य का दर्जा देने पर अन्य राज्यों से भी मांगे बढ़ती जाती हैं। जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि। अभी आपने देखा होगा कि जल्दी में ही समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था। मांग रहा था ना। तो आए दिन जब इस प्रकार के राज्यों का दर्जा आप दोगे तो दूसरे अगल बगल के पड़ोसी राज्य भी क्या कर देंगे, वो भी कहेंगे कि मुझे भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी इसकी मांग करेंगे। आगे लिखिए नेक्स्ट। पुनः केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य की व्यवस्था की जगह विशेष पैकेज प्रदान करने की व्यवस्था अपनाई गई। नीचे 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब विशेष राज्य का दर्जा 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस आयोग ने केंद्र सरकार की टैक्स आय मतलब कर आय, केंद्र सरकार की कर आय या टैक्स आय के 42% को विभाजित पूल में रखा गया। 42% को विभाजित पूल में रखा गया, मतलब 82% ही विभाजित किया जाएगा पूल में,
रखा गया, जिससे बिना विशेष श्रेणी राज्य, जिससे बिना विशेष श्रेणी राज्य दर्जे के विस्तार के संसाधन, विस्तार के संसाधन अंतर को कम किया जा सके, विस्तार के संसाधन के अंतर को कम किया जा सके। आगे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है चौदहवें व 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 14वें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग, अब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग कम हो गई है। क्योंकि अब केंद्र सरकार राज्यों को, केंद्र सरकार राज्यों को पहले से अधिक पैसा उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार पहले से अधिक पैसा उपलब्ध कराती है। साथ ही पंचायतों को अलग से पैसा, पंचायतों को अलग से पैसा अनुदान के रूप में दिया जाता है। ये आपका कंप्लीट होता है। अब आप ये चीज समझ पाएंगे कि विशेष राज्य के दर्जे का लाभ क्या है। राज्यों के पास संसाधन जहाँ कम है, जहाँ उनको वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी, केंद्र सरकार उनको वो सुविधाएं प्रदान करके उनको भी मुख्यधारा में, विकास की गति में अन्य राज्यों की बराबर के श्रेणी में लाने के लिए प्रयास कर रही है। और राज्य जो मांग कर रहे हैं कि नहीं, मुझे भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, तो केंद्र सरकार क्या कह रही है, ये कह रही है कि नहीं, अब पहले से अधिक सहायता क्या की जा रही है, प्रदान की जा रही है। इसलिए इन आधारों की मांगों के आधार पर हर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर हर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो फिर मतलब ही विशेष राज्य का क्या है, भाई सब तो बराबर हो गए, तभी कोई मतलब रह जाएगा। तो उस अंतर को और वही दिया जाएगा कि जहां संसाधन क्या हो, कम हो, जहां पे रिसोर्सेज कम हो, और जहां पे रिसोर्सेज है और चीजें भी उपलब्ध है, तो वहां पे इस प्रकार के राज्यों की मांग को स्वीकार नहीं करेगी केंद्र सरकार, है ना। अब बात आती है संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या होता है, जो आपकी समस्त आय लेके क्या करता है, सरकार का राजकोष भी उसी को आप कहते हो संचित निधि। समस्त प्रकार के कर आय जो कुछ होते हैं किसमें रहते हैं, संचित निधि में रहते हैं। और संचित निधि से ही जो कर्मचारी होते हैं, जो उच्च न्यायालय के होते हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उस प्रकार से केंद्र की संचित निधि और यहाँ राज्य की संचित निधि पे भारी व्यय होता है, वहीं से पैसा आता है, वहीं से पैसा दिया जाता है। लेकिन उसके लिए सदन में किसी प्रकार की चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब आकस्मिक निधि, बात ये उठती है कि आकस्मिक निधि की आवश्यकता होती है कि भाई जब संचित निधि बनाई गई है, आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है
तो आकस्मिक निधि की क्या जरूरत थी? प्राकृतिक आपदा के आने से, जैसे जो आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए सर बहस करना या और भी कुछ करने का टाइम नहीं, दुर्घटना तो नहीं, इसे प्राकृतिक आपदा कह लो या कोई ऐसी जो है कि जिसमें विलंब जैसे कोविड नहीं। वगैरह ना, जैसे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक प्रकोप या ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें क्या होता है कि सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पे तुरंत क्या होनी चाहिए, राशि प्रोवाइड की जानी चाहिए, वहां पे तुरंत धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होगा, और राज्य में राज्यपाल का होगा। और इससे क्या होगा कि वो धनराशि रिलीव कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, कि जिससे उस समस्या का समाधान किया जा सके। अब बात समझ रही? तो संचित निधि और आकस्मिक निधि में यही मूलभूत अंतर है कि संचित निधि की आवश्यकता आप समझ रहे हैं, और आकस्मिक निधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन कार्यों के लिए कि जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता। आकस्मिक कि जिसमें विलंब की कोई संभावना नहीं है, विलंब किया जाए, तुरंत किया जाए, तो ऐसी राशि के लिए क्या हुआ? कार्यपालिका के नियंत्रण में होना चाहिए। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और इधर राज्य में कौन है? राज्यपाल है। तो उससे क्या होगी? राशि रिलीव कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, है ना। और जो राशि पे की जाएगी, बाद में उस राशि में उस राशि को पूरा कर दिया जाएगा, है ना। बाद में उसमें जो राशि निकाली गई है, उस राशि को क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो संचित निधि आकस्मिक निधि पे लिखा नहीं रहे, है ना। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राज्य की जो प्रशासनिक भाषा होगी, हाँ, राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र मतलब कि थोड़ा व्यापक होगा। राजभाषा जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारी कार्यों और अन्य चीजों में क्या हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के दो कानून है, राष्ट्रभाषा लिखिए और राजभाषा लिखिए। तो दोनों में आप ये जान सकते राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, नहीं तो भूल जाएंगे, हमारे बताने से कोई फायदा भी नहीं होगा। और लिखे रहेंगे तो कभी भी कॉपी खोल करके पढ़ लेंगे, नहीं तो हम तो आज बता के चले जाएंगे, कल फिर नहीं याद होगा। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा दो कानून बना लीजिए। दोनों में अंतर क्या होगा, इन चीजों को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब आपके क्या है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में? पीछे से कोई 8 बोला है? भाग 17 में 100 अनुच्छेद 343। आपकी संघ की भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में लिखती है ना। तो भाग 17 में है अनुच्छेद 343। अब आप इसको देखिए, अगर राजभाषा है तो राजभाषा आयोग की स्थापना भी की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो उसी प्रकार राजभाषा आयोग भी है। तो किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? 343। तो आपकी संघ की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, उसको बताता है आर्टिकल 343। तो किस अनुच्छेद में या आर्टिकल में आपका जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, बताइए। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें किया गया? 340 में किया गया। अनुसूचित जात आयोग 338 में किया गया है। अनुसूचित जात आयोग 338 ए में किया गया है, 338 का में किया गया है। ये आपके आयोग, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपका राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होगा? 344। बात आई राजभाषा की, लेकिन मैंने और आयोगों के विषय में भी आपको बता दिया। लिखिए राजभाषा मिलती है
राजकीय प्रयोजन की भाषा, मतलब राजकीय प्रयोग की भाषा या राजकीय प्रयोजन की भाषा, राजभाषा। राजकीय प्रयोजन की भाषा, दूसरा संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता। अब दो आप उसके सामने उससे लिख लीजिए, राजभाषा, आम जन की भाषा, राजभाषा, आम जन की भाषा। दूसरा, जहां यहां संवैधानिक मान्यता लिखा है उसके सामने लिखिए लोक भाषा, लोक भाषा। अब अंतर तो खुद बात खुद दोनों में समझ में आ गया होगा। आप सामने दोनों को पढ़िए, दोनों को पढ़ने से आप समझ जाएंगे कि दोनों के आधार में अंतर क्या है। एक को संवैधानिक मान्यता भी है, एक को लोक मान्यता है। कि मतलब उसको ऐसी कोई मान्यता प्रदान राज्य की तरफ से नहीं की जाएगी, आम जन की बोलचाल। अगला लिखिए राजभाषा में सीमित क्षेत्रों में प्रयोग, सीमित क्षेत्रों में प्रयोग। अब राष्ट्रभाषा में लिखिए, राष्ट्रभाषा में लिखिए प्रयोग क्षेत्र की कोई सीमा नहीं, प्रयोग क्षेत्र की कोई सीमा नहीं। अब आइए राजभाषा में भी आइए, राजभाषा के नीचे लिखिए सरकारी कामकाज, राजभाषा में लिखिए सरकारी कामकाज एवं सार्वजनिक संस्थानों में प्रयोग, सरकारी कामकाज एवं सरकारी संस्थानों में प्रयोग। लिख लिया? अब उसमें लिखिए आपकी राजभाषा में सार्वजनिक प्रयोग की अनिवार्यता नहीं, सार्वजनिक प्रयोग की अनिवार्यता नहीं। फिर उसी में लिखिए सार्वजनिक राजभाषा में क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी, क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी। विस्तृत मतलब बड़ा क्षेत्र, क्षेत्र विस्तृत और देश व्यापी, पूरे देश। अब इसमें राजभाषा में आइए, राजभाषा में लिखिए राज्य विशेष की संपर्क भाषा, राज्य विशेष की संपर्क भाषा। अब इसमें लिखिए राजभाषा में पूरे देश की संपर्क भाषा, पूरे देश की संपर्क भाषा। फिर उसी में राजभाषा में लिखिए भावनात्मक लगाव, भावनात्मक लगाव। जैसे ये होता है कि क्षेत्र विशेष से होता नहीं कि लगाव हो गया, कि उस क्षेत्र को लोग छोड़ने से क्या करते हैं, नहीं छोड़ते, और जब जबरदस्ती या ऐसी चीजें होती हैं तो लोग क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं कि नहीं हम इस क्षेत्र से अलग नहीं होंगे। आप आए दिन देखते होंगे कि ऐसी घटनाएं आपको समाचार या न्यूज पे देखने को मिलती होगी कि क्षेत्र से आदिवासियों को जो कि जब उनके क्षेत्र से हटाया जाता है तो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि हमें जो है हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा आधार है, उससे हमें क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें असुरक्षा की भावना आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये क्षेत्र था हम सुरक्षित थे, उससे हटा कि मुझे जहाँ कहीं स्थापित किया जाए, हो सकता है कि वहाँ मेरी सुरक्षा व्यवस्था ना हो, हम वहाँ सर्वाइव
ना कर पाए, तो इससे जो है क्या हो, असुरक्षा की भावना, निश्चितता की भावना की वजह से लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इसीलिए क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष से क्या होता है, लगाव होता है, वो लोग फिर छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं। जैसे आपके घर से आपको कोई हटाने लगे तो क्या आप आसानी से घर छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे भाई। हर व्यक्ति को अपने, चाहे ठीक है अच्छा हो बुरा हो, चाहे भोगड़ी हो, हर व्यक्ति को अपने आसियाने अपने घर से क्या होता है, लगाव होता है। तो अगर उसको आपसे छीना जाएगा, छुड़ाया जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपनी जितना ताकत होगा, जितना पौरुष होगा, उसका क्या करोगे, प्रयोग करोगे कि हमारा जो है घर बार न छूटने पाए। बात समझ आ रही है? तो उसी प्रकार एक क्षेत्र विशेष से क्या होता है, भावनात्मक लगाव होता है, इमोशनल टच होता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे, ये आपका जो है राजभाषा और राजभाषा का अंतर हो गया। अब जैसे मान लीजिए राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल क्षेत्रीय आधार पे दल होते हैं और राष्ट्रीय आधार पे दल होते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पे हर राज्यों में दल होंगे और वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि उसी क्षेत्र में उन्हें क्या करनी है, राजनीति करनी है। वो जो राष्ट्रीय दल होगा वो क्या करेगा, और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में उसका जो उद्देश्य होगा क्या होगा, क्षेत्रीय दलों की तुलना में क्या होगा, थोड़ा व्यापक होगा, है ना। लेकिन क्षेत्र जो दल उभर रहे हैं वो क्या होंगे, वो क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो किस पे टिकी है, उसी समस्याओं पे, उन्हीं आधारों पे ही उनकी राजनीतिक जमीन रुकी हुई है। अगर वो आधार भी चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उनके नीचे की जमीन क्या हो गई, खिसक गई, और उनका राजनीतिक आधार कमजोर हो गया, और आगे वो राजनीति में आकर के वो जो सरकार बनाने की आकांक्षा कर रहे हैं, विधायक सांसद चुने जाने या मंत्री में पार्टिसिपेट करने, तो सारी आकांक्षाएं क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएंगी। तो इसको उन्हें क्या करना है कि अपने क्षेत्र के मुद्दे को क्या करना है, बहुत सशक्त से, बहुत मजबूती से उठाना, कि जिससे जनता का जुड़ाव, उस क्षेत्र विशेष की जनता का जुड़ाव उस व्यक्ति से या उस दल से बना रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो लोग क्या करते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को वोट क्या करो, किस आधारों पे देना है, तो वो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि वोट किस प्रकार से, कैसे, किसको दिया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि कुछ कि नहीं, अगर इस नेता को हम वोट दे देंगे, इस व्यक्ति को वोट दे देंगे, तो ये कुछ काम करेगा, ये क्षेत्र का विकास करेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा, लोगों के काम आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि जीतने के बाद फिर दर्शन नहीं देते, उनको क्षेत्र से भी कोई मतलब नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन नहीं, यहाँ ये देखना है कि नहीं, उससे क्या हो कि अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारा आधार भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय दल का उद्भव होगा, क्षेत्रीय दल होंगे हर राज्यों के, और फिर राष्ट्रीय दल होंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी आपका राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय दल में आ जाओगे, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ये सारे पार्टी, रालोद पार्टी, है ना, जैसे आपकी यूपी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी। और आपने देखा कि इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट के पहले सपा सरकार ही क्या कर रही थी, लीडर, यहाँ की सरकार क्या थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों के रूपों में क्या होगा, अंतर होगा, और दोनों के आधार भी क्या होंगे, अपने अपने अलग होंगे, और उद्देश्य दोनों को क्या है कि अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करके सरकार बनाने का उद्देश्य होगा, सत्ता में आने के लिए कोशिश करेंगे, दोनों का उद्देश्य होगा, चाहे राष्ट्रीय पार्टी होगी और चाहे क्षेत्रीय पार्टी होगी। अब क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि उन्हें क्षेत्र पे ही डिपेंड है, तो उन्हें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय समस्याओं को क्या करना है, जोर शोर से उठाना है, कि जिससे उस क्षेत्र का वोट बैंक किसके पास रहा है, राष्ट्रीय पार्टी वहां सेनमारी ना कर सके, उनके वोट बैंक में अपना ना, उनके हाथ वो ना आए। जैसे होता नहीं कि उनके घर में सेनमारी कर रहे हैं,
तो वो क्या होगा, क्षेत्रीय दल ये देखते हैं कि अगर मेरा आधार कमजोर होगा तो वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का आधार अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर हमारी राजनीतिक आधार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए असुरक्षा की भावना जो रहती है यहाँ भी रहती है, और अपने आधार को बचाए रखने की समस्या यहाँ भी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि 10-10 साल की सरकारें चल रही हैं, 10-10 साल 15-15 साल की सरकारें चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार है कि जिन आधारों पे ये चीजें आगे बढ़ रही है, तो हमें उन्हीं आधारों के विषय में देखना है। कहीं किसी को समस्या ये सारे बिंदुओं पे ये बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि इससे आप लोग बहुत जब छोटे हैं तभी से देखते सुनते आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों में बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल की चर्चा करते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें भी हम आपको सारी विशेषताएं बता देंगे कि क्षेत्रीय क्या हो रहे हैं, किन किन आधारों पर इनका क्षेत्रीयकरण है ना। फिर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की क्या विशेषता होगी। इन दोनों बिंदुओं को एक तो आप ये जान लीजिए किन किन आधारों पर क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी, फिर हमें ये देख लेना कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है। पहले हम लोग देखें क्षेत्रवाद की आधार क्या होते हैं, उन आधारों को देखने के बाद फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां क्या है। तो चलिए देखिए, अब आप यहां डालिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल या दलों की विशेषता, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषता। जिससे आप क्षेत्रीय राजनीतिक दल जान समझ सकें कि क्या है, फिर हम बताते हैं। सामान्यतः क्षेत्रीय राजनीतिक दल, सामान्यतः क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं। तभी तो हम लोगों ने चर्चा की है, उसी चीज को लिखा रहे हैं जो चर्चा हम लोगों ने किया है। समस्याओं को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं तथा ये प्रायः क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं। कभी कभी क्षेत्रीय दल राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर तक भी विस्तृत हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत हो जाते हैं। देखिए ये क्षेत्र विशेष तक सीमित है। अब अगर इनका आकार बढ़ने लगा, इनको अधिक सीटें मिलने लगी, तो उनकी आकांक्षाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब बढ़ जाएंगे, क्षेत्रीय दल ही आपने देखा कि क्षेत्रीय दल ही बढ़ करके क्या हो रहा है, राष्ट्रीय दल बन रहा है।
जैसा कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी अभी जो है जल्दी में ही राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो उसको देखिए पहले क्षेत्रीय दल के रूप में उद्भव हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय हो गई। तो कहने का मतलब कि जब हमें सीटें अधिक मिलने लगेगी, मेरा उस दल का प्रसार क्या होगा, अधिक होने लगेगा, तो अन्य राज्यों में भी क्या करेगा, अपना पैर पसारने का प्रयास करेगा, अपने दल का विस्तार करने का प्रयास करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके विधायक या सांसद उस क्षेत्रों से जीतने लगेंगे, तो दूसरे क्षेत्र में भी प्रसार करेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि राज्य क्षेत्रीय स्तर से क्या हो गया, राज्य स्तर से क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता जो है वो क्या कर लेगा, मानक जो पूरा कर लेगा, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक क्षेत्र दल तुरंत नहीं हो जाएगा, ये क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे समाजवादी पार्टी है, अब आप देखिए कि ये दूसरे राज्यों में भी चुनाव में क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रदेश की पार्टी है, लड़ रहे हैं ना, जैसा कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपनी पार्टी का क्या कर रहे हैं, विस्तार करना चाह रहे हैं, कि जिससे हमें क्या हो कि क्षेत्रीय पार्टी से स्तर उठ करके मेरा क्या हो जाए, राज्य स्तरीय पार्टी से स्तर उठ करके क्या हो जाए, राष्ट्र की पार्टी। लेकिन अब उस मानक को तो प्राप्त करना होगा, जब वो कर पाएंगे तभी तो राष्ट्रीय पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, तो उसी प्रकार ये पार्टी भी जो है क्या है, पहले क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उद्भव हुआ था, धीरे धीरे करके राष्ट्रीय पार्टी। तो उसी प्रकार अन्य पार्टियां भी क्या कर रही हैं कि प्रयास कर रही हैं कि मैं भी जो है राज्य स्तर से ऊपर उठ करके कहाँ चले जाएं, राष्ट्रीय स्तर। लेकिन उसी में कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या हो रहा है, छिन भी रहा है, वो उस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और वो क्षेत्रीय समस्याओं और आकांक्षाओं के आधार पर ही क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनका उद्भव हो रहा है, विकास हो रहा है। अब आप इनकी विशेषताएं क्या? इनको भी नंबर वाइज करके लिखते चले जाएगा। अगर क्षेत्रीय दलों की विशेषता पूछ लेता है तो भी आपके पास क्या है, मैटर पर्याप्त हो रहेगा। लिखिए, क्षेत्रीय हितों की बात करना, क्षेत्रीय हितों की बात करना, अगला विशेष राज्य या क्षेत्र तक सक्रिय रहना, अगला क्षेत्र आधारित मांगों या आकांक्षाओं, क्षेत्र आधारित मांगों या आकांक्षाओं का पोषण करना, आकांक्षाओं का पोषण, अगला स्थानीय मुद्दों के आधार पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर स्थानीय मुद्दों के आधार पर सत्ता प्राप्त करना, स्थानीय मुद्दों के आधार पर सत्ता प्राप्त करना लक्ष्य या उद्देश्य, अगला लिखिए उसी में विशेषता में विशेष धार्मिक भाषाई या निर्जातीय समूह या निर्जातीय समूह के साथ अपनी पहचान जोड़ना, अपनी पहचान जोड़ना, अगला प्राथमिक रूप से, ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो ना, हर कारण को अलग अलग लाइन होगी।
विशेषता तभी तो समझ पाओगे नहीं, एक भी पैराग्राफ में देखोगे तो मतलब क्या है विशेषता का। प्राथमिक रूप से स्थानीय असंतोष का लाभ अगला, भारतीय संघ के अंतर्गत क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाना, इनकी राजनीतिक आकांक्षा या कुछ छूटा क्या? ये सब विशेषता में आएगा भारतीय संघ के अंतर्गत क्षेत्रीय। भारतीय संघ के अंतर्गत यहाँ तो लिखियो, आगे लिखो उसके क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाना, फिर उसके आगे उसी में है इनकी राजनीतिक आकांक्षा, अब आप इन आधारों पे ये देख सकते हैं कि इनकी विशेषता क्या होता है, क्षेत्रीय दल कैसे उद्भव हो रहे हैं। अब इन सारे तथ्यों से आपके सामने क्या है कि पूरी तस्वीर स्पष्ट है कि अगर इसमें इन चीजों में आपको जानकारी है तो आप इन आधारों पे अपना आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो कि इन आधारों पे जो है क्षेत्रीय दलों की मांग बढ़ेगी, क्षेत्रीय दलों का निर्माण होगा। और क्षेत्रीय दलों के आधार किन की बात हो कि क्षेत्रीय आधार पे वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की पहचान को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के धर्म को, इन सारे मुद्दों को क्या किया जाएगा, इसमें समाहित करके और उन्हीं के आधार पे अपने आधार को क्या करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेस तो उनका वही है ना, आधार तो वही है। अब हम लोग ये तो पूरा हो गया एक क्षेत्रीय दलों में कैसे उद्भव हो रहा है, कहीं की विशेषताएं क्या हो रही हैं, इन चीजों के विषय में हम लोग जानेंगे कि इनका क्षेत्रीय दलों का उद्भव क्या हुआ और उनकी विशेषता क्या है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय दल के विषय में बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश का है तो हमें इसके विषय में भी जानना है। तो लिखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, यही क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है, सेम यही लाइन उठा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है क्षेत्रीय दलों की विशेषता क्या है, क्षेत्रीय दल क्या है और क्षेत्रीय दलों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। जो आपने लिखा बस वही लिख के चले आए, आपका आंसर क्या हो गया। अब पूछ रहा कि उत्तर दलों में क्षेत्रीय दलों की विशेषता या क्षेत्रीय दलों की आकांक्षा या क्षेत्रीय दलों का निर्माण है ना, या क्षेत्रीय दलों का योगदान। अब चाहे जहां से क्वेश्चन बने तो आप क्या होगा, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है कि वहीं से उठा करके उसका उत्तर दे देना। आपको उत्तर क्या देना, वहीं से उठा करके सारे आंसर को आपको लिख देना। जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसी प्रकार के आंसर को क्या करना है, वहां लिखना है। अब इसमें देखिए तीन क्वेश्चन आपके एक ही प्रश्न पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके इसी से हो zaega। 3 प्रश्न का आंसर आपके इसी जो हम लिखा रहे हैं इसी से हो जाएगा। लिखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की भूमिका। अब इसमें भी वैसे लिख लीजिएगा, 1-2 करिए, चाहे लाइन छोड़ के कि पॉइंट टाइप में रहा है कि जिससे याद हो। लिखिए, क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर अभिशासन के साथ स्थिर सरकारें जी, लिख लीजिए होता स्थिर सरकार। अब आप एक ही सामान्य बात है कि अगर उस क्षेत्र से कोई नेता चुना जाएगा तो उस क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहा है, जो पूरे क्षेत्र की समस्या को उठा रहा है,
तो शांति व्यवस्था उसके समय में, उसके काल में अधिक होगी, या कोई बाहर से आकर के या कोई बाहरी व्यक्ति आकर के उन चीजों को उठाएगा तो उसके प्रति ज्यादा लोग बदलाव होगा। क्षेत्रीय जो क्षेत्र का होगा तो शांति कहाँ स्थापित होगी? जो उस क्षेत्र विशेष से होगा, क्योंकि समस्या जो उस क्षेत्र विशेष का होगा, धरातल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर समस्याओं को कौन अच्छी तरह जान सकता है? जो उस क्षेत्र से जुड़ा होगा। और जो बाहर से आएगा उसको इन चीजों के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो उसका जुड़ाव उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उन समस्याओं का समाधान भी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जुड़ाव किसके साथ होगा? जो उस क्षेत्र विशेष से होगा, उन समस्याओं से जो जुड़ा होगा, तो उस समस्या का समाधान वो बेहतर रूप में करेगा। यही आप लिखा भी आपने। आगे लिखिए। अगला, मतदाताओं को चुनाव में अधिक विकल्प। भाई अधिक दलें होंगे तो क्या हो जाएगा? भाई अधिक लोग खड़े होंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो वोट दे रहा है उसको ये चुनना होगा कि हम किसे वोट, उसके लिए क्या हो जाएगा? विकल्प अधिक हो जाएंगे। और नहीं फिर क्या था कि विकल्प एक ही था कि भाई चाहे जो होगा एक ही दो पार्टियां होंगी, तो क्या होगा? दो ही पार्टी के दो लोग खड़े होंगे। भाई दो ही दल है तो दो ही लोग तो खड़े होंगे, 10 लोग तो खड़े नहीं होंगे। एक पार्टी के 10 कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया जाएगा, तो 2 कैंडिडेट है तो आपके पास क्या होगा? विकल्प कम हो गया। अब उसी 2 में से एक को चुनना है। बात समझ आ रही है? और जब ज्यादा लोग रहेंगे तो आपके पास क्या होगा? विकल्प अधिक होंगे, उनमें से किसी का चयन आप कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट। एक दलीय वर्चस्व को चुनौती, एक दलीय वर्चस्व को चुनौती। जो कांग्रेस के पराभव का कारण बना, जो कांग्रेस के पराभव का कारण बना, मतलब पराजित होने का पराभव का कारण बना। लिखा? अगला लिखिए। जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार, जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार, अगला, केंद्र के तानाशाही रवैये पर रोक, केंद्र के तानाशाही रवैये पर रोक, अगला, केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति, की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया, और प्रक्रिया पर प्रभाव, अगला, केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति या कारणों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया, कारकों के प्रति या कारणों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया, अगला, राज्य में लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान, राज्य में लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान। अब इन कुछ मुद्दों के आधार पर आप उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को देख सकते हैं, है ना? अब इसमें जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि केंद्र का तानाशाही, अब क्या होगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी क्या होगा?
राष्ट्रीय पार्टियां भी क्या करेंगी, शामिल करेंगी, अपने एजेंडे में क्या करेंगी, शामिल करेंगी। नहीं तो क्या होगा, उस क्षेत्र की जनता वोट उस पार्टी को, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय दल क्या हो रहे हैं, उस मुद्दे को उभार रहे हैं। और जब उस मुद्दे को उभार रहे हैं, अगर उस क्षेत्र की जनता की वोट लेना है तो दूसरे दल को भी क्या करना होगा, उन्हीं से मिलते जुलते मुद्दों को उठाना होगा। अगर नहीं उठा पाओगे तो आपका क्षेत्र से जुड़ाव कैसे हो पाएगा, और अगर क्षेत्र से जुड़ाव नहीं आप कर पाओगे अपनी पार्टी के प्रति तो वोट कैसे लोग देंगे, वोट नहीं देंगे ना। तो इन आधारों पर करना ही होगा कि हमें उनकी आकांक्षाओं के अनुसार, क्षेत्र की तो थी है ही, लेकिन ये राजनीतिक दल जो प्रभावी रूप से आकर के भागीदारी कर रहे हैं, उनके आधार से अन्य पार्टियों को क्या होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी को भी क्या होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, और उनकी महत्वाकांक्षा को अपनी केंद्रीय राजनीति में भी क्या करना होगा, शामिल करना होगा, उनको महत्व देना होगा, उन मुद्दों का समाधान करना होगा, उनके विकास से संबंधित चीजों को करना होगा। नहीं तो क्या होगा, क्षेत्रवाद की प्रक्रिया और बढ़ेगी, भाषाई और धार्मिक आधार पर मुद्दे और विकराल रूप लेंगे, नक्सलवाद आतंकवाद की प्रक्रिया और बढ़ेगी, अहिंसा अराजकता का माहौल और बढ़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, टूटन की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो इस सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करेगी केंद्र, उन चीजों को, उन मुद्दों को गंभीरता से लेगी। बात समझ में आ रही है कि जिससे ये आकांक्षाएं क्या हो, बलवती ना होने पाए, ये आकांक्षाएं आगे न बढ़ सके। इन आकांक्षाओं को किसी न किसी रूप से बल के द्वारा, भावनात्मक रूप से उनकी समस्याओं को उस विकास की धारा में, आकांक्षाओं को शामिल किया जाए, जिससे उनको वो क्या हो, क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के लोग क्या हो, लाभान्वित हो। तभी तो आएंगे। जब उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा तो क्यों आएंगे। तो जो फायदा उनको पहुंचाएगा उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। भाई जिसके साथ फायदा होगा वहां के लोग कहाँ किससे जुड़ेंगे, उन्हीं से जुड़ेंगे। और जिसके साथ फायदा नहीं होगा उनके साथ जुड़ाव नहीं होगा ना। तो इस आधार पे पहले क्षेत्रीय आकांक्षाओं को शामिल इस रूप में नहीं किया जाता था, लेकिन जब ये मुद्दे ज्वलंत रूप में उभरने लगे तो अब क्या हो गई, राष्ट्रीय पार्टियों की मजबूरी बन गई कि उन्हें भी अपने इस एजेंडे में इसको शामिल करना था। अब बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। महत्वपूर्ण हो गई थी। सपा जैसे क्षेत्रीय दल ने, सपा जैसे क्षेत्रीय दल ने सपा जैसे क्षेत्रीय दल ने तो राज्य में कई वर्षों तक शासन भी किया। राज्य में कई वर्षों तक शासन भी किया। तथा बसपा किसकी पार्टी है, महान जी की पार्टी है। बसपा जो पहले क्षेत्रीय दल था, बसपा जो पहले क्षेत्रीय दल था, अभी हमने डिस्कशन में हम लोगों ने किया था, चर्चा में, कि क्षेत्रीय दल था, राष्ट्रीय दल तक पहुंचने में सक्षम हुआ। क्षेत्रीय दल से क्या हो गया, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है ना। नीचे से लिखेगा, अतः क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया,
क्षेत्रीय दलों ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया, अपितु राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने में सफलता प्राप्त हुई। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे सपा सरकार में, बसपा सरकार में, तो ये लोग पहले क्षेत्र विशेष में थे, इनका आधार बढ़ा, इनके लोग बढ़े, इनके विधायक सांसद अन्य राज्यों से चुनकर आए, तो ये क्षेत्र से क्या हो गए, राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गए। उन्हीं आधारों पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का महत्व बढ़ा, और जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं का महत्व बढ़ा तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जब बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आकांक्षा से क्या होगी, चुनाव होगा। तो राष्ट्रीय जो दल है वो भी अपने एजेंडे में अपने विकास के जो घोषणा करते हैं उसमें क्या है, इन मुद्दों को शामिल करें। तो इन दलों से क्या हुआ, प्रदेश को लाभ हुआ ना भाई। किसी भी प्रदेश में अगर ऐसे मुद्दे उठेंगे तो उस क्षेत्र को अगर राष्ट्रीय पार्टी के से जुड़ेंगे, जो सरकार केंद्र में बनती है, तो उसमें क्या होगा, उन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। अगर यहाँ से आवाज ही नहीं उठेगी तो उन मुद्दों के प्रति कैसे कोई काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कैसे योजनाएं बनाई जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए आप ही सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते हो डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से प्रकाशन करता है, इलाज ऐसे नहीं करता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ की समस्याएं वहां तक पहुंचेगी तभी तो उन समस्याओं पर विचार होगा। तो पहुंचाएगा कौन, हमारे क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही उन समस्याओं को वहां तक पहुंचाया जाएगा। आगे निष्कर्षता हम कह सकते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का राजनीति में उदय राजनीति में उदय क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हुआ, तथा इन दलों का मुख्य ध्यान वे राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय ही था, राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय था। फिर भी किसी क्षेत्र को अनदेखा कर राष्ट्रीय विकास अन्याय ही होगा। राष्ट्रीय विकास अन्याय ही होगा। अतः क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ उस राज्य का ध्यान विकास में पीछे छूट गए क्षेत्रों, राज्य का ध्यान विकास में पीछे छूट गए क्षेत्रों की ओर आकृष्ट किया या ध्यान दिलाया।
आकृष्ट किया। अपितु राष्ट्रीय राजनीति में भी क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करने में सफलता प्राप्त की। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देख लीजिए इसमें कहीं किसी प्रकार की मुझे लगता है समस्या नहीं होगी, क्योंकि इतना चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि कोई भी पूछ नहीं रहा, लेकिन एक बार आप देख लें कि अगर कहीं हो तो एक बार आप लोग देख लें। जैसे कि सर क्षेत्रीय जो दल है किस आधार पे मतलब मान्यता दी जाती है कि ये क्षेत्रीय है? देखिए उनका जो है आधार है क्षेत्रीय, और ये सब जो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल, क्षेत्र कुछ क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उसको माना क्राइटेरिया है, उसकी कुछ मानदंड कि इतना क्षेत्र इतना सीट जीतेंगे। हाँ, तो राज्य है आपके यूनिवर्सिटी में भी है और आपकी बोर्ड में बताया गया। हाँ सर बताया गया ना, क्योंकि यहाँ हम इतना टाइम स्पेस नहीं है कि हम आपको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय का अलग करके बताएंगे। नहीं सर, मतलब क्षेत्रीय का मतलब ये राज्य से संबंधित है। क्षेत्रीय का मतलब है कि क्षेत्र जब क्षेत्रीय हो गया, राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश के संदर्भ में। जब राष्ट्र की बात आ गई, देश की आ गई, तो पूरे देश के संदर्भ में समझो। और जब क्षेत्र होगा तो कोई राज्य, क्योंकि अब क्षेत्र कहाँ रह गया, राज्य में समाहित होगा। कोई क्षेत्रीय स्वायत्तता तो है नहीं, क्षेत्रीय स्वायत्तता तो है नहीं, किसी न किसी राज्य के अधीन है। तो जो राज्य के अधीन है, जो उसमें दल विकसित होंगे या उदित होंगे, वही तो आगे चुनाव लड़ेंगे। और ये कहाँ हो रहे हैं, हमारी राजनीति की धारा में आ रहे हैं, और वही आगे क्या करके सरकार के गठन में क्या कर रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। और उन्हीं क्षेत्रीय आधारों पे उभर करके क्या हो रहे हैं, दिखाई बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। छोटे स्तर पे आप देख रहे हो कि स्थानीय लेवल पे चुनाव पे कि जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक पीडीसी है, प्रधान है, इन सारी चीजों पे। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं सारे आधारों पे क्या हो रहा है, मुद्दे उभर रहे हैं। और ये मुद्दे क्या होगा कि नीचे से जब उभरेगा तभी तो ऊपर पहुंचेगा। ऐसे तो नहीं कि अचानक उछाल करके सीधे पहुंच गया वहां राष्ट्र लेवल तक। तो कोई ना कोई एक माध्यम होगा जिनके आधार पे उन मुद्दों को वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो उन्हीं के आधार पर क्षेत्र में क्या कि पूरी पार्टियां अगर राष्ट्रीय पार्टी ही रहती तो क्षेत्रीय पार्टी के उद्भव की जरूरत क्या थी। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय पार्टी से ये नहीं हो पा रहा था कि कुछ क्षेत्र विशेष की जो समस्याएं थी वो उभर नहीं पा रही थी, वो आ रही थी, धारा में नहीं आ पा रही थी, और वहां की समस्या ज्यों की त्यों बनी रह रही थी। तो इसीलिए क्या हो गया कि वहां पे लोगों ने देखा कि नहीं, अब यहाँ पे क्षेत्रीय दल उठ करके हम यहाँ की समस्या को क्या करें, ज्वलंत मुद्दों के रूप में उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो राजनीति में क्या होगा, जैसा हमने लिखा है ये कि क्षेत्र से उठ करके राज्य, और राज्य से उठ करके राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये चीजें एकाएक नहीं हो रही, पहले क्षेत्र से उठ रही है, और जब क्षेत्र से इनका आधार बढ़ जाएगा तो राज्य के स्तर पर आ जाएगा, और जो राज्य के मानक को प्राप्त कर लेंगे तो राष्ट्र के मानक के लिए क्या करेंगे, प्रयास। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पहले क्या होता है, आप केजी से जाते हो, 5 तक पढ़ते हो, फिर आप जो है उच्च प्राथमिक में जाते हो, फिर आप माध्यमिक में करते हो, फिर क्या होता है, उच्च शिक्षा की तरफ आप अग्रसर होते हो। तो कहने का मतलब ये क्रमिक विकास है, बात समझ आ रही है। और ये आप देखोगे कि क्षेत्र और भाषा आधार पे हो रहा है, धर्म के आधार पे होगा, जात के आधार पे होगा, है ना, सांप्रदायिकता के आधार पे होगा, फिर क्या होगा कि विकास के आधार पे होगा। तो कहने का मतलब संसाधनों के आधार पे होगा। तो केवल एक ही विशेष संदर्भ पे आप नहीं ले सकते कि एक ही समस्या है तो उसी की आधार, बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन सारी समस्याओं को लेकर के ही चीजों का उद्भव है ना। अब निर्वाचन आयोग की बात है, तो निर्वाचन आयोग का काम क्या है, चुनाव संपन्न चुनाव संपन्न करवाना।
निष्पक्ष पारदर्शिता निष्पक्ष भी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और क्या हो, शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। ठीक है, चुनाव में क्या हो, दल बदल ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, सांप्रदायिकता पूर्ण घटनाएं ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, है ना। मतदाता पहचान पत्र बनवाना, वोट दिलवाना, चुनाव के लिए सिफारिश करना, जिससे क्या हो, चुनाव योजना जारी हो राज्य के संदर्भ में और केंद्र के संदर्भ में। तो केंद्र के संदर्भ में सिफारिश, केंद्र के संदर्भ में कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, है ना। भारत का चुनाव आयोग कराएगा, तो किसका चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, संसद का कराएगा, जो आपका सांसद हो रहे हैं उनका कराएगा, और विधानसभा का चुनाव। इन सारी चुनाव कौन कराएगा, आपका भारत का चुनाव आयोग। लेकिन जो राज्य चुनाव होगा वो किसका कराएगा, वो स्थानीय चुनाव है ना। ये जिला पंचायत चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, प्रधान का चुनाव है ना। फिर क्या होता, उन्हीं में से, जैसे ब्लॉक प्रमुख कर रहे हैं तो ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को क्या किया जा रहा है, चुना जा रहा है, और वही क्या हो रहा है, जिला अध्यक्ष बन रहा है। बात समझ आ रही है। तो इस सारे आधारों पे जो आपका निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है, ये सारी चीजें आपको पोलिटी में भी निर्वाचन आयोग में पढ़ाया गया होगा कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। 280 तो वित्त आयोग की बात करता है भाई, वित्त आयोग के गठन की बात करता है 280। ऑप्शन दीजिए, बता दीजिए। अरे आप ऑप्शन जब सब हम ही बता देंगे। 324 में आपका निर्वाचन आयोग का, है ना। तो बात यहाँ निर्वाचन आयोग की, तो चीजें तो अगर अभी कहीं कोई दिक्कत निर्वाचन में आ रहा हो पूछ लीजिए निर्वाचन आयोग में, क्योंकि ये सामान्य सी बातें हैं। इनके कार्य क्या है, क्या करना है, तो किन आधारों पर इनका चुनाव कराया जाता है। क्योंकि आगे हम लोग लोकल जो है स्थानीय राज्य चुनाव आयोग से, हाँ वो स्थानीय चुनाव में आ जाता है ना, तो वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। और जो हमने आपको बताया कि इन आधारों पर चुनाव आपका भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से होगा, जो देश का निर्वाचन आयोग है वो कराएगा। ये केवल आपके स्थानीय लेवल का जो चुनाव है उन्हीं आधारों पर राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और कहीं किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई बात हो आपकी तो पूछ लीजिए। देख लीजिए 2-4-5 मिनट में जो है जो रिवीजन है, रिवीजन करके अपना देख लीजिए। किसी आधारों में कोई समस्या होगी हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। राज्य का निर्वाचन आयोग से सिर्फ मतलब जितना आपने बताया कि मतलब लोकल लेवल पर जैसे ये जिला पंचायत अध्यक्ष का, पंचायती का, और यही सब चुनाव से करवाते हैं, बीडीसी वगैरह का। बस नगर का उपचुनाव जो होते हैं विधानसभा, ये वो देश का कराया, क्योंकि जो लोकल, यहाँ तो सीधे कहा गया कि जो आपके स्थानीय चुनाव, जो राज्य के स्थानीय चुनाव, क्योंकि वहाँ जहाँ कहीं विधानसभा विधायक या सांसद से संबंधित चुनाव आ जाएगा तो सीधे आप उनको वही देखिए, क्योंकि वहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, लिखा भी है। आपके निर्वाचन आयोग जो पढ़ोगे आपका भारत का, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सांसद का और आपके किसका, विधायकों का। तो जहाँ जो चीज स्पष्ट रूप से जिसका उल्लेख किया गया है तो वहाँ कोई दिक्कत है नहीं। जो सर नगर पंचायत वगैरह होते हैं ये सब यही से राज्य से, नगर पालिका वगैरह, हाँ ये सब, क्योंकि वो सब आपके लोकल उसमें आ जाएगा ना, स्थानीय स्वशासन, हाँ स्थानीय स्वशासन में आ जाएगा। तो स्थानीय में इसीलिए तो राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ रही है। बात समझ आ रही है। इसीलिए अगर इनसे इतर चीजें आ रही है, जितना मैंने बताया निर्वाचन आयोग इससे इतर आ रही है, तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग उससे क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। जो मतलब जैसे कि राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल का जब दर्जा प्राप्त करते हैं
तो सर इनमें फैकल्टी जो दी जाती है उनको फैकल्टी सुविधाएं भी देता है ना राज्य के देखिए, जो एक मानक होता है, जो मान्यता हो उसके अनुसार एक संवैधानिक दल के रूप में आपको मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे ये राष्ट्रीय जब होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाएगी, राज्य स्तर पर हुआ तो राज्य स्तर के मानक प्रदान किए जाएंगे। तो उसके आधार होते हैं, उन आधारों के विषय पे, उन आधारों के मानकों के आधार पे ही हम कोई चीज़, अगर उस आधार को आप नहीं पूरा करोगे तो कैसे राज्य का दल होगा? अगर उन मानक को आप नहीं पूरा करोगे तो कैसे राष्ट्रीय दल होगा? पहले उनको जो उनके मानक का जो क्राइटेरिया है आप उसको तो पूरा करो, और जब तक आप वो पूरा नहीं करोगे तब तक वो दल की मान्यता आपको प्राप्त नहीं होगी। ये स्वतंत्र निकाय होता है राज्य का चुनाव आयोग मतलब स्वतंत्र निकाय है। हाँ, तो वो तो देखिए राज्य के संदर्भ में स्वतंत्र है। मतलब जैसे क्या है, जो आपका निर्वाचन आयोग वो स्वतंत्र है, लेकिन ये है कि चुनाव की जो नियमावली है, जो सारी चीजें तो सरकार बनाएगी ना। जो सारी चीजें हैं इसका काम चुनाव करवाना है। ऐसा नहीं कि विधानसभा में या जो उसके मानक है उसकी योग्यता में, इन सारी चीजों में संशोधन जो करना होगा वो राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार करेगी और केंद्र के संदर्भ में केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि उसके मानक निर्धारण करने में ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। वहाँ तो आपकी भारत सरकार वो जो है राज्य सरकार के संदर्भ में देखा जाएगा। बात समझ आ रही है? सर जैसे कि भारत के चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब होते हैं, ऐसे इसी संदर्भ में यहाँ पे भी होंगे, राज्यों में भी होंगे। देखिए, एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, निर्वाचन, उसके बाद क्या होगा, इसके सहायक दो होंगे। तो जो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों पे आप जाइएगा, पोल्टी के जो लक्ष्मी या कोई किताब पढ़ते होंगे उसमें भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जो चीजें हम बता रहे हैं चीजें आपसे वही हैं, बस यहाँ हम शार्ट में बता दे रहे हैं, उसमें थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के लिखा गया है, लेकिन मेन चीजें यही हैं। बात समझ आ रही है? तो ठीक है, हम लोग आगे अगला टॉपिक जो है देखेंगे नेक्स्ट वीक में।